नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो नई कड़ी और नए बिंदु की जब हम बात करते हैं तो बात करेंगे हम यूजीसी नेट 2023 की। तो यूजीसी नेट जो 2023 जो है उसकी परीक्षा सबसे नज़दीक आ रही है। अभी हम परीक्षाओं की बात करें, हिंदी से संबंधित परीक्षाओं की बात करें तो सबसे नज़दीक और सबसे पहले आने वाली जो परीक्षा है वो नेट की है, यूजीसी नेट जेआरएफ 2023। तो अब आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं या आज जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं वो है कुछ बदलाव। जो नेट जेआरएफ 2023 है उसमें इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उन बदलावों से संबंधित एक बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, सिर्फ सूचना मात्र ही। हालांकि आपको इसके बारे में ध्यान हो गया होगा और जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनको भी ध्यान होगा और जिन्होंने नहीं भरे हैं उनको तो शायद नहीं ध्यान होगा। तो मतलब भरे हैं या नहीं भरे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों तक ये सूचना पहुँचा दूँ। आप तक पहुँची है या नहीं पहुँची, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर नहीं पहुँची है तो मेरी तरफ से अपने विद्यार्थियों की यह सूचना पहुँच जाए कि जो नेट है, जो यूजीसी की परीक्षा हो रही है नेट की, नेट जेआरएफ की, उसके अंदर कुछ बदलाव हुए हैं। तो कौन कौन से बदलाव हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि फॉर्म जो है वो 10 मई से भरे जा रहे थे, 10 मई से लेकर 31 मई तक भरे जा रहे हैं। तो अभी नाम मात्र के दिन बचे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप लोगों को अप्लाई कर लेना चाहिए ज़रूर। 31 मई जो है इसकी लास्ट डेट है और 13 जून से लेकर 22 जून तक इसकी परीक्षा होने वाली है। कहने से तात्पर्य ये है कि अभी 1 महीना बचा है, केवल 1 महीना शेष बचा है। 13 जून से लेकर 22 जून, 13 जून से लेकर 22 जून तक ये परीक्षा होने वाली है। अब इसमें बदलाव कौन कौन से बदलाव है, तो बदलाव की बात करें तो फीस में बदलाव, पहला जो बदलाव है वो क्या है, फीस में इसके बदलाव आया है। किस प्रकार का बदलाव आया है कि जनरल के लिए जहां 1000 रुपये फीस थी वहां 1150 रुपये कर दी गई है। 1000 के स्थान पर 1150 रुपये। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और नॉन क्रीमिलियर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए, ठीक है ना, 500 से 650 रुपये कर दी गई है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 250 से 325 रुपये। तो वर्तमान में आपकी जो फीस लगने वाली है वो 1150 रुपये, 650 रुपये और 325 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों पर जो ये भार है वो सरकार और बढ़ा रही है, क्योंकि सरकार का कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो वो चाह रही है कि आपकी भी उसमें हिस्सेदारी बराबर रहे, आप सहयोग करें, क्योंकि बाकी तो अपने खाने के लिए तो यहाँ नेता लोग ही बहुत है। जेआरएफ की आयु, अब थोड़ा सा आयु के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जेआरएफ की आयु क्या रहने वाली है। तो जेआरएफ की जो आयु है, नॉर्मल जो आयु है वो 30 वर्ष मानी जाती है कि कोई भी विद्यार्थी 30 वर्ष तक जेआरएफ कर सकते हैं। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात एक और बता देना चाहता हूँ, बहुत ही शानदार बात है, वो ये है कि कुछ विद्यार्थी कुछ गलतियां कर देते हैं कि जैसे फॉर्म भरना होता है उस वक्त कुछ गलतियां कर देते हैं। कैसी गलतियां कि वहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर का भी रहता है और एक जेआरएफ का भी रहता है और एक रहता है बोथ का भी रहता है। तो कुछ बच्चे क्या है कि अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि अपने किसी जानकार को या कंप्यूटर वाले मित्र को उसको सीधा सा कह देते हैं कि यार मेरा नेट का फॉर्म भरना है, तो वो उसको फ़ोन कर देता है कि हाँ ये ऐसे करके ये वाले डॉक्यूमेंट भेज दो और मैं आपका नेट का फॉर्म भर देता हूँ। हम व्यस्त होते हैं, हम उसको कहते हैं नेट का फॉर्म भर दो, वो भर देता है। भरने में वो क्या करता है कि वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है उस पर वो कर देता है। वो नेट के लिए है तो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो नेट वाले पे क्लिक कर देता है। उससे क्या होता है कि आपके अच्छे नंबर, जब आपका रिजल्ट आता है तो आप देखते हो कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी थी और उन विद्यार्थियों के जिनके आपसे नंबर कम थे उनकी जेआरएफ हो गई लेकिन आपकी नहीं हुई। तब आपको पता चलता है कि आपने बोथ भरा ही नहीं था, क्योंकि आप जब भी फॉर्म भरें तो आप बोथ पर ही क्लिक
करें, बोथ वाला कॉलम ही भरें, क्योंकि बोथ से क्या होगा कि आपके नंबर अगर कम आ रहे हैं तो आपकी नेट क्लियर हो जाएगी, नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपकी जेआरएफ क्लियर हो जाएगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, इस प्रकार की गलती न करें। बहुत से विद्यार्थी इस प्रकार की गलती करते हैं, क्योंकि लगातार फॉर्म भरते रहने से फॉर्म भरने वाले जो हैं वो दोस्त बन जाते हैं, हम उनको फ़ोन कर देते हैं, वो भर देते हैं और वो इस प्रकार की गलती कर देते हैं, उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ जाता है। और आयु की जो गणना मैं बता रहा था, जेआरएफ की जो आयु है वो 30 वर्ष है और उसकी गणना 1 जून 2023, जुलाई नहीं 1 जून 2023 रखी गई है, 30 जून भी नहीं, 1 जून 2023 तक। अगर 30 वर्ष से अधिक है तो फिर वो जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां कुछ छूट है, वो कौन कौन सी है? जैसे जेआरएफ में आयु की छूट किस किस को है? एससी वर्ग को, एसटी वर्ग को, पीडब्ल्यूडी को और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर को और वुमेन को, सभी वुमेन को कितने वर्ष की छूट है? 5 वर्ष की छूट है। तो कहने से तात्पर्य है कि कोई कैंडिडेट, कोई विद्यार्थी अगर वो एससी का है, एसटी का है, पीडब्ल्यूडी का है, ओबीसी में नॉन क्रिमिलियर है या वो वुमेन है, कोई भी महिला है, तो उसे 5 वर्ष छूट मिलने वाली है और वह 35 वर्ष तक जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद आते हैं सभी वर्ग की। महिला की बात करें तो सभी वर्ग की, इसके लिए कोई वर्ग नहीं है, महिला चाहे वो किसी वर्ग की हो उससे 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। लेकिन जनरल कैटेगरी जो है उसके लिए आयु केवल 30 वर्ष ही है, पुरुष के लिए 30 वर्ष ही है। उसके बाद आता है जो कम से कम 5 वर्ष रिसर्च कर चुके हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं पहले से और जिनकी रिसर्च कम से कम 5 वर्ष की हो चुकी है, उन्हें भी 5 वर्ष की छूट है जेआरएफ की आयु में। इसके अलावा पहले क्या होता था, किसी प्रश्न के लिए जब यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को छूट भी दी है और थोड़ा महंगा भी कर दिया है। ठीक है, महंगा ऐसे हो गया कि पहले हम आपत्ति लगाते थे तो फीस कम थी, अब 200 रुपये, केवल कितना था? 200 रुपये होता था। कितना होता था? 200 रुपये। और अब इसे बढ़ाकर क्या कर दिया? 1000 रुपये। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आ रही है और आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, आपत्ति लगाना चाहते हैं, तो आपको 1000 रुपये लगने वाले हैं। अब ये बात आती है कि जब आपने आपत्ति लगा दी और आपकी आपत्ति जो है वो सही होती है तो आपको फीस वापस कर दी जाएगी। और अगर आपकी आपत्ति, जैसे आपने किसी प्रश्न का उत्तर, यूजीसी ने जो उत्तर दिया है वो अलग है, आपने बताया, आपने संदर्भ ग्रंथों से बताया कि इसका उत्तर ये हो सकता है और यूजीसी उसको मान लेती है कि हाँ आप बिल्कुल सही हो, यही उत्तर होगा, तो आपको 1000 रुपये वापस हो जाएंगे, नहीं तो आपके 1000 रुपया डूब जाएगा। तो काफ़ी कठिन हो गया, रिस्की हो गया थोड़ा सा। अब आपत्ति की बात करें तो आंसर की जो आती है वो 2 या 3 दिन के लिए ही दिखती है। ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि आंसर की जो आती है वो 2 या 3 दिन के लिए ही दिखती है, उसके बाद वो दिखती नहीं है। तो इसी दौरान हमें आपत्ति लगाना होता है। तो ये भी आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि बाद में क्या आंसर की जब आती है तब हम आगे पीछे हो जाते हैं, सोचते हैं लगा देंगे। तो ऐसी कंडीशन हो जेआरएफ के लिए। और आपत्ति नेट के लिए मुझे लग रहा है बहुत कम विद्यार्थी लगाते होंगे, शायद जेआरएफ के लिए ही लगाते हैं। और जो विद्यार्थी जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि जेआरएफ जो है वो बहुत ही बेस्ट जिसे कहते हैं बेस्ट है। बेस्ट से तात्पर्य आप अन्य किसी की तैयारी करने के बजाय जेआरएफ की तैयारी कीजिए और उसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ जाइए। पहले तो आप अगर एमए कर रहे हैं तो नेट का फॉर्म भरिए और जेआरएफ के लिए डटकर तैयारी कीजिए। आपकी जेआरएफ हो जाती है तो फिर आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस जेआरएफ में आपको 35 से लेकर 50,000 तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। 35,000 से लेकर 50,000 तक मासिक छात्रवृत्ति आपको मिलती है। तो उससे आप अपना घर खर्च भी चला सकते हैं और अपना जो एजुकेशन का खर्चा है वो भी उठा सकते हैं, अच्छी से अच्छी पुस्तकें खरीद सकते हैं। और ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैंने एक अन्य वीडियो बनाया है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार मैंने 9 बार नेट की थी और 6 बार जेआरएफ की थी। 6 बार
JRF क्लियर किया था। तो कहने से तात्पर्य है कि बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर वास्तव में आपने इसको ध्येय बना लिया है कि आपने JRF क्लियर करनी है, विशेषकर जो नए विद्यार्थी रहते हैं उनको JRF, जो MA प्रीवियस कर रहे हैं, MA में हैं, या जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है, तो उन लोगों को तो कम से कम JRF का टारगेट रखना ही चाहिए। चलो देखते हैं। JRF का जो कोटा है, JRF का जो कोटा है, वो कोटा जो है SC के लिए 15% है और ST के लिए 7.5%, EWS के लिए 10%, PWD के लिए 0.4%। ठीक है, तो आप जिस भी कैटेगरी से है उसी कैटेगरी में फॉर्म भरें, उसी में आपको फ़ायदा होने वाला है। विशेषकर इन दोनों EWS में अगर आप आते हैं तो EWS में भरें, क्योंकि वहाँ 10% कोटा है और आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो ये थे UGC के कुछ बदलाव, मैंने आपको बता दिए। विशेषकर आप लोगों को ध्यान रखना है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो बिल्कुल नज़दीक है। आप जाइए, फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, और तैयारी के लिए हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम UGC नेट का यहाँ करवाया जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास ऑलरेडी उसके कंटेंट भी जो तैयार कर दिए गए हैं और वो ऑलरेडी अपने चैनल पर पड़े हैं, और आदिकाल से लेकर प्रयोगवाद तक प्रत्येक विधा के 2-2 टेस्ट, ठीक है ना, प्रत्येक विधा के 2-2, प्रत्येक क्षेत्र के आदिकाल के 2, उसके बाद भक्ति काल के 2, रीति काल के 2, और उसके बाद भारतेंदु काल के 2 टेस्ट, फिर द्विवेदी युग के 2 टेस्ट, फिर छायावाद के 2 टेस्ट, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के, इस तरह से सभी के 2-2 टेस्ट जो है वो उपलब्ध है। इसके अलावा इनके जो प्रमुख रचनाकार हैं उनके बारे में भी जो सामग्री वहाँ उपलब्ध है, ट्रिक भी उपलब्ध है, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है उनके बारे में भी विस्तार से बताया गया है, काव्य शास्त्र के बारे में भी बताया गया है। ये सभी वीडियो जो है वो उपलब्ध है, और विस्तार से और संक्षिप्त में, ट्रिक में, सभी तरीके से उपलब्ध है। इसके अलावा सभी विधाओं पर एक से लेके आखिर तक सभी जितनी भी विधाएं हैं, नाटक है, उपन्यास है, जीवनी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, और कहानी है, उपन्यास है, इन सभी पर जो है वीडियो बन चुके हैं और उपलब्ध है। आप चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इनकी PDF के लिए भी आप SUNKULL नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जा सकते हैं। इसके अलावा 63 771 24 802 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी ही आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी संपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहे। इसके अलावा मेरे अन्य वीडियो है वो भी आप ज़रूर देखें, जिनमें मैंने बताया है कि अलग से किस प्रकार JRF करनी आसान है, और 1 महीने में आप JRF किस प्रकार क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।